तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टॉक्योमेट्री, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसके न्यूमेरिकल्स पे बहुत ग्रिप करनी है क्योंकि 6 मार्क्स का इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और शॉर्ट में भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने इसकी एक्सरसाइज तो मस्ट प्रिपेयर करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डेरिवेशंस हैं एनर्जी और रेडियस की जो कि लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो भी, जिसमें आपके पास लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन, ठीक है, ये सब आ जाती हैं। ये आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स इनके आपने फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन ठीक कर रहे होते हैं लेकिन फार्मूला में उन्होंने कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी होती है कि आगे वो कैलकुलेशन अगर ठीक कर भी रहे हैं तो उनका आंसर तो आएगा ही नहीं। तो आपने बहुत ज़्यादा ग्रिप रखनी है कि आपने जो एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं या रेडियस के या वेव नंबर या स्पेक्ट्रम की एनर्जी कैलकुलेट करने वाले आ जाते हैं, तो उन सब के आपने फार्मूलाज पे ग्रिप करनी है मस्ट। ओके, लास्ट में क्वांटम नंबर्स में से रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इनके ऊपर फोकस करना है। अलॉन्ग विद दैट आपने एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग्स। तो इसमें आपने ये थ्योरीज तो करनी ही करनी है, वेस्पर और एमओटी, ठीक है, और साथ हाइब्रिडाइजेशन के मस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और लास्ट में जो है आपके पास सॉलिड्स, उनकी कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। और एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल भी इसमें से बनता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने वाला, तो वो भी डायरेक्टली वो क्वेश्चन उठा के एग्जाम्स में दिया जा सकता है, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स आप ये ना कहें कि सेम वही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, वैल्यू चेंज होगी, तो आपको वैल्यू चेंज करके सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि एमओटी से रिलेटेड हैं और उसमें जो है वो आपके पास आ जाता है कि 2px जो है वो हायर एनर्जी क्यों है 2py और 2pz से, तो ये आप बता दें। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तो शॉर्ट में आ जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज तैयार करेंगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 4 गैसेस, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैलकुलेशन ऑफ आर वैल्यूज़, ये मैं मॉडल पेपर देख रही थी आपका, तो मॉडल पेपर में भी आर की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो आपको उस वक्त सोचना ना पड़े कि अच्छा इसमें जो है वो प्रेशर का कौन सा यूनिट होता है, ये कौन सा यूनिट होता है, वो कौन सा यूनिट होता है। आपने बहुत अच्छे से उन वैल्यूज़ को जो है वो मेमोराइज़ करना है ताकि वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है, इसको आपको डिराइव करना आना चाहिए इक्वेशन को, और वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस ये आपको डिराइव करनी आनी चाहिए। तो इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, वो आप जब एक्सरसाइज प्रिपेयर करेंगे तो छोटे छोटे जो है वो क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होते जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफ्यूजन वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। जो एक्सरसाइज में वही आपने बहुत अच्छे से करने हैं, तो वो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट और सरफेस टेंशन। लास्ट में लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये आपके पास आ जाता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा होता है, या डीप सी में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा होता है, तो इसकी रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफेस टेंशन का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सरफेस टेंशन में से कि जो ड्रॉपिंग लिक्विड है वो स्फेरिकल इन शेप क्यों होता है, तो वो प्रॉपरली सरफेस टेंशन वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आपने सेम उसको अंडरस्टैंड करना है और वही आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, वही जो प्रॉपर वर्ड्स लिखे हैं वही आपने लिखने हैं। देन आपके पास आता है लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशंस वगैरह भी आपको आनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट आपने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 6 सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में प्रॉपर्टीज़ में से कोई प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं कंपैरिजन में। देन जो सॉलिड्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन पूछा जाता है। ठीक है,
अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह। और क्रिस्टल लैटिस में NaCl के जो लैटिस है उनमें नंबर NaCl की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आ जाता रहता है, लॉन्ग में भी आ जाता है ये, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस कैलकुलेट करना में NaCl कैलकुलेट करना, ठीक है। तो वो आपने प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज में जितना आप ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, आप जो है वो मार्क्स गेनिंग में जो है वो आपकी परफेक्शन आती जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो 2 टॉपिक्स हैं, वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम और एप्लीकेशंस ऑफ केसी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम में हमारे पास फिजिकल और केमिकल मेथड जो है उसका न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में, लॉन्ग में भी आ जाता है क्योंकि वो काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ केसी में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए मतलब ये लिखने के लिए आ जाता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके केसेस होते हैं, ठीक है। वो आपने याद किया होगा, तो केसेस आ जाते हैं पेपर में, वो डायरेक्ट 6 नंबर का या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट में ली चाइल्डलिश प्रिंसिपल की डेफिनेशंस आपको प्रॉपर्ली आनी चाहिए, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, उसका टेम्परेचर दे दिया जाएगा, ठीक है, कि ये एक्सो है या एंडो है, और साथ जो है कहेंगे कि अच्छा प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा, या कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगा या रिवर्स साइड जाएगा। तो ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप एक लाइन में उसका आंसर कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आंसर तो होता नहीं है, ठीक है, एक लाइन का ही आंसर होता है। तो वो आप जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 8। इसमें न्यूमेरिकल्स, एसिड बेस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बफर्स के। इसी तरह KW को डिराइव करना आ जाता है बफर सोल्यूशन से। अगेन मैंने आपसे कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि क्योंकि बफर एक्शन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि बफर सोल्यूशंस होते क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनकी वर्किंग, ये सारा टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं, तो अगर वो भी अगर आप को अटेम्प्ट करने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा सा क्लियर हो गया। लास्ट में आ जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि कोई आपको दे दिया जाएगा सॉल्ट और पूछा जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, आप इसको जस्टिफाई करें। तो अगेन वही बात है कि जब ये सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज होगा वाटर में, तो ये क्या बनाएगा फर्दर, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है तो वो किस तरीके से एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली आपको इक्वेशंस अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मैकेनिज्म्स भी लिखने आने चाहिए, क्योंकि पिछली दफ़ा इस चैप्टर में से बहुत कम इंक्लूड किया गया था, ऑलमोस्ट सारा का सारा एक्सक्लूड ही था, 1-2 टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, लेकिन इस दफ़ा ये सारा का सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे बहुत ग्रिप होनी चाहिए, इक्वेशन थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करने का भी न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में, ठीक है। लास्ट में आ जाता है चैप्टर 10 सॉल्यूशंस। अगेन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राउट्स लॉ जो है वो डिराइव करने के लिए इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं राउट्स लॉ की। तो डिफाइन राउट्स लॉ इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो ये आपको 3 तरह की इसकी डेफिनेशंस और इक्वेशंस डिराइव करनी होंगी। देन 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लॉन्ग में आ जाती है, ठीक है। तो उसकी आपको डेरिवेशन और जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। अगेन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। और कैलोरीमेट्री जो है उसकी आगे 2 टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको आने चाहिए। और बॉर्न हैबिट साइकिल, ठीक है, बॉर्न हैबिट साइकिल। तो देखिए आपके पास बॉर्न हैबिट साइकिल जो है वो एक तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली उनकी इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, देन बॉर्न हैबिट साइकिल ड्रॉ करना आना चाहिए, और तीसरा उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ये 3 स्टेप्स होते हैं बॉर्न हैबिट साइकिल के, ठीक है। तो अगर तो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, वरना आपको सिंपल
जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो उसकी इक्वेशंस लिखनी और बॉर्न हेबर्ट साइकिल ड्रॉ करना, ये 2 काम आपको आने ही चाहिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इक्वेशन बैलेंसिंग, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें ये ज़रा आप चेक कीजिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन आप ज़रा मॉडल पेपर में चेक कीजिएगा। अगेन जो मैं मॉडल पेपर डिस्कशन की वीडियो अपलोड करूँगी वो भी ज़रूर देखिएगा, कि उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ना उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट की जाती है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। आपकी बुक में तो सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन कर दिया था अकेले, लेकिन आप ज़रा जब मॉडल पेपर में देखेंगे तो मॉडल पेपर में उन्होंने प्रॉपरली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करके प्रॉपरली उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी सिखाई है। इसका मतलब है कि आपको यानी जिंक की पोटेंशियल, कॉपर की पोटेंशियल और क्या होता है आयरन की पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज़ खुद से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रॉपरली कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ उन्होंने आई थिंक सो जिंक ले लिया था, हाइड्रोजन के साथ उन्होंने जिंक को अटैच किया और फिर प्रॉपरली इक्वेशंस बनाकर और उसकी एट द एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट भी की, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो हम ज़ीरो लेते हैं ना, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़ीरो लेते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जिंक, कॉपर और आयरन की तो कोई वैल्यूज़ होती हैं ना रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो वो हमें 3 की याद करनी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे क्वेश्चंस के मैम क्या हमें सब पूरा टेबल याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, पूरा टेबल नहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि आप देख लें जो आपके पास डैनियल सेल जो है वो एक्सप्लेन हुआ हुआ है आपकी बुक में, तो उसमें कॉपर या जिंक, ठीक है, और फिर आगे कोरोजन में आयरन एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो जो बुक में एक्सप्लेन हुए हुए टॉपिक्स, तो उनकी दो या तीन ऐसे हैं मेटल्स कि जिनकी आपको रिडक्शन पोटेंशियल याद होनी चाहिए, ठीक है, कि वो माइनस में है या प्लस में है और क्या है वैल्यू, प्रॉपरली उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा बैटरीज़ और गैल्वेनाइजेशन। अब बैटरीज़ में क्या है, बैटरी में आपके पास लेड कैडमियम बैटरी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग पेपर में डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहें कि मतलब ये कैसे याद करें, यूँ नहीं होता, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको याद करना ही करना है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद एनोड भी क्या हो रहा है, कैथोड भी क्या हो रहा है, ठीक है, और प्रॉपरली उनको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में भी। जब आप एक्सरसाइज तैयार करेंगे तो आपका तो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि उसमें इक्वेशन बैलेंसिंग की प्रैक्टिस है सारी की सारी, और बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है। ये सब का सब आपके पास जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। देन आपने मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर से रिवीजन करनी है, ओके। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस और मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर से रिवीजन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, 95% प्लस मार्क्स आप जो है वो इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स आएंगे, और ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल ईजी होता है, सिंपल होता है, कुछ इतना मुश्किल नहीं होता घुमा फिरा के। तो सबसे पहले आपने अपनी ये इंटेंशन क्लियर करनी है कि SLO बेस्ड है तो पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल आपकी बुक में से आएगा, बिल्कुल मॉडल पेपर्स में से आएगा, पास्ट पेपर्स में से आएगा, कहीं ऐसे बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं चीज़ों में से आएगा, इन्हीं बुक में से आएगा, ठीक है। तो नेशनल बुक फाउंडेशन को जो है वो आपने परफेक्टली जो है वो उनकी एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करनी है, ताकि जो है वो आपके फुल मार्क्स जो है आ सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरी जो है वो आप सबके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।